बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एलएलबी पार्ट 2 का पेपर नंबर 3 मर्केंटाइल लॉ का है, जो कंपैरेटिवली एक आसान पेपर है। जिसने बीबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है और इस तरह के जिसने कोर्सेज किए हुए हैं ग्रेजुएशन में, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट दूसरे स्टूडेंट की निस्बत कंपैरेटिवली एक आसान सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमने बिज़नेस को देखना है कि एक बिज़नेस कितने तरीके से हो सकता है, और बिज़नेस के अंदर जो लेन देन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैश की सूरत में होता है और एक उधार की सूरत में होता है। तो उनको भी डील करने के लिए जो उधार पे होता है, तो वो वापस कैसे आता है वो पैसा कारोबार में, तो उसके लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, वो भी इसका हिस्सा है। इस पेपर में आपको 4 सवाल अटैम्प्ट करने होंगे कंपनी लॉ में से, और एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से। इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है मर्केंटाइल लॉ, यानी तिजारती कानून। तिजारत जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल पैदा यही होता है कि तिजारत कितने तरीक़ों से होती है। एक होता है प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल बिज़नेस। अकेला एक बंदा कारोबार कर रहा है, उसने दुकान बना ली, पैसा इन्वेस्ट कर लिया, तो ये उसका सोल बिज़नेस है और उसका जो मालिक है वो ख़ुद है। और ये जो इसकी मलकियत है, इस मलकियत का वो प्रोप्राइटर कहलाता है। प्रॉफिट भी सारा इसी का होता है, नुकसान भी सारा इसी का होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऐसा हो सकता है 10 लाख से कारोबार वो शुरू करे और उसे 50 लाख का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ जाए। यानी ऐसा भी हो जाता है कि फिर कारोबार में उसने लोन ले लिया, कारोबार में उसने उधार पे माल ले लिया, वो भी नुकसान में जाता रहा और सारा उसे खुद अकेला बियर करना होता है। इसी तरह जो एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो मिलकर कारोबार कर रहे होते हैं। फिर वो जिस रेशो से उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, उसी रेशो से फिर वो प्रॉफिट भी लेते हैं और लॉस भी बियर करते हैं। यहाँ जो बिज़नेस है वो ज़रा डिफरेंट है। जैसा कि पहली इसमें किस्म बयान की गई है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी की अक़साम कितनी है। बेसिकली तो कंपनी से मुराद है कि जब कुछ लोग इकट्ठे होके कारोबार करते हैं, यानी जिस तरह पार्टनरशिप का बिज़नेस होता है, लेकिन उसे रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो ऐसा बिज़नेस उनका फर्म या कंपनी कहलाता है। अब ये कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें कुछ लोगों ने मिल के इनफरादी तौर पर, एक ख़ानदान ने या एक हम ख्याल तबके ने मिल के अपनी कंपनी बनाई हो, जिसमें आउटसाइडर ना आ सकते हो, जिसमें स्ट्रेंजर ना आ सकते हो। ऐसी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। इसके आगे फॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो सरकारी कंपनी कहलाती है। इसके अंदर हर बंदा शेयर ले सकता है। इसके शेयर इजीली ट्रांसफ़रेबल होते हैं। आजकल लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, शेयर परचेज़ कर लेते हैं और फिर आगे उनको ऑनलाइन ही सेल कर देते हैं, वो इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कंपनी की जो तारीफ़ है इसके अंदर 1984, ये पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ एक एक्ट है। बड़ी खुशाइंद बात है ये भी। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ with a perpetual succession, a common seal. It has legal entities separate from persons composing it. It can sue and be sued in its own name. ये जो 3-4 लाइनों का मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, ये बड़ा जामे इसकी डेफिनेशन है। कुछ अल्फाज इसमें हैं जिनको मैं क्लियर कर देता हूँ। कंपनी पर्सन होती है,
लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है। आर्टिफिशियल से मुराद होता है जो ज़िंदा वजूद ना रखती हो लेकिन अपनी एक शनाख्त रखती हो। मिसाल के तौर पे हम यूनिलीवर को आज जानते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि यूनिलीवर का मालिक कौन है। इसी तरह शेल को जानते हैं, शेल के मालिक को नहीं जानते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि ये कंपनी एक पर्सन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। हमारे पास लोग आते हैं, हम फ़लाँ कंपनी से आए हैं, वो अपना तारुफ़ नहीं कराते, अपने मालिक का तारुफ़ नहीं कराते, बल्कि कंपनी के नाम से वो जाने जाते हैं और कंपनी के नाम से ही वो प्रॉपर्टी को ख़रीद करते हैं, कंपनी के नाम से ही प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। वो सारे काम कंपनी की कैपेसिटी में ही कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पे कंपनी से मुराद एक ऐसा फ़र्द होता है जो कि ज़िंदा तो नहीं होता लेकिन आर्टिफिशियल ज़रूर होता है। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी बनाते हुए एक चीज़ जहन में रखी जाती है कि हम इसे दायमी तौर पे बना रहे हैं, यानी ये कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी। इस नीयत के साथ बनाई जाती है, लेकिन कंपनी ख़त्म हो भी सकती है, इसकी वाइंडिंग अप हो जाती है। लेकिन बनाते हुए इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि हम ये 5 साल के लिए बना रहे हैं, 10 साल के लिए बना रहे हैं, इसका कोई यहाँ पे मेंशन नहीं होता। कॉमन सेल से मुराद है कि कंपनी अपनी एक पहचान रखते हुए अपना एक स्टैंडर्ड रखती होती है, अपना एक मोनोग्राम रखती होती है, अपनी एक स्टैंप भी रखती होती है। इट हैज़ लीगल एंटिटी। इसकी कानूनी तौर पर एक अलग पहचान है, सेपरेट फ्रॉम पर्सन कंपोजिंग इट। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मेरा गला 2-3 दिन से बड़ा डिस्टर्ब है, आपको बियर करना पड़ेगा। खैर सुने, सेपरेट फ्रॉम द पर्सन्स कंपोजिंग इट, ये उन लोगों से बिल्कुल अलग होती है जो इसे बना रहे होते हैं। इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम, ये केस करेगी किसी के ऊपर तो अपने नाम के साथ करेगी, और अगर इसके ऊपर केस होगा तो इसके नाम पे ही केस होगा। कोई कंपनी के मालिक पे, शेयर होल्डर पे, सब्सक्राइबर पे नहीं करेगा। कंपनी की अकसाम, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। अनलिमिटेड कंपनी यानी ऐसी कंपनी जिसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि कल को अगर कंपनी लॉस में गई तो फिर जितना लॉस होगा हम भरेंगे। और लिमिटेड जो कंपनी होती है, जो अनलिमिटेड नहीं होती, यानी लिमिटेड जो कंपनी होगी उसके अंदर जिसका जितनी हद तक शेयर होगा उतना ही डूबेगा मैक्सिमम। मिसाल के तौर पे एक बंदा 10-10 रुपए के 2 शेयर ख़रीद लेता है किसी कंपनी से, और फिर कंपनी डूब जाती है तो उसके वो 10-10 रुपए के 2 शेयर ही डूबेंगे। उसका घर नहीं जाएगा, उसके अपनी पॉकेट से पैसे नहीं जाएंगे, वो अपने किसी और कारोबार से पैसे निकाल के नहीं देगा। जिस तरह एक आम शॉप वाला अगर उसको लॉस हो जाए तो वो उसके घर को भी बेच के उसके लोग पैसे निकालेंगे, लेकिन जो शेयर होल्डर होता है वो सिर्फ उतनी हद तक ज़िम्मेदार होता है जितनी हद तक उसने शेयर्स खरीदे होते हैं। अगर डूब गए तो वो ही डूब जाएंगे, अगर फ़ायदा हो गया तो उन्हीं के ऊपर फ़ायदा होगा। होल्डिंग कंपनी होती है जो बड़ी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है जिसके मातहत छोटी छोटी डॉटर्स कंपनीज बनी होती हैं, यानी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनीज के मातहत काम करती है। इंश्योरेंस कंपनी जो लोगों को इंश्योर करती है कि वो उनके जान माल की हिफाजत के लिए काम करेंगे और उसके इवज़ वो एक प्रीमियम वसूल करती है। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, बहुत सारी कंपनीज इस तरह भी होती हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही होती हैं, उन्हें कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका एक ही मेंबर हो। प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी है कि 2 से 50 मेंबर हों, यानी 2 to 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। इसके अंदर कोई बंदा अपने शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये इनवाइट नहीं करते लोगों को कि आए हमारे शेयर्स ख़रीदें। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें होता है कम से कम 7 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स की तादाद कोई नहीं होती। ये जो नवाज शरीफ फैमिलीज़ की कंपनी है ये सारी प्राइवेट कंपनीज कहलाती हैं। जरदारी की कंपनी प्राइवेट कंपनी, उसके अंदर जरदारी या जरदारी के हम ख्याल उसके फैमिली के लोग। प्राइवेट जो कंपनी है वो शेल हो गया, पीएसओ और यूनिलीवर और इस तरह की जितनी मैंने एग्जांपल दी हैं वो सारी जो कंपनीज़ हैं वो कहलाती हैं पब्लिक कंपनीज कहलाती हैं।
पब्लिक कंपनी जब अपना नाम लिखेगी तो साथ लिखेगी पब्लिक लिमिटेड, और जो प्राइवेट कंपनी लिखेगी वो पीवीटी एलटीडी साथ लिखेगी, हबीब बैंक प्राइवेट लिमिटेड आप देखेंगे। इसी तरह मुस्लिम कमर्शियल बैंक प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के साथ लिमिटेड इसलिए लगा होता है कल को अगर नुकसान हो जाए तो वो एक महदूद हद तक जिम्मेदार होंगे। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने इंश्योर्ड कराया होता है अपने आप को, अगर उससे ज़्यादा लॉस होता है तो फिर इनका लॉस, इन बैंकों का लॉस भी बैंकों का बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको कवर करता है। कंपनी के जो मेन फीचर्स हैं वो यही हैं कि कंपनी बिल्कुल अपने मालकान से अलग होती है, मालिक मरते रहें, शेयर होल्डर मरते रहें, कंपनी अपनी जगह बरकरार रहती है। किसी के पागल होने से, मरने से, या किसी के चले जाने से, या किसी के रिटायर होने से कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी सेपरेट होती है। इसी तरह कंपनी जो है वो दायमी चलती है, उसका कोई मखसूस टाइम नहीं होता, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए